नमस्कार, 8 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। आर्थिक सुधारों पर बढ़ी सरकार की मुश्किलें, अगली 6 बैठकों में कई विधेयक पारित कराने की चुनौती, राज्यसभा में अलग अलग मुद्दों पर अवरोध। हवाला मामले में जगन मोहन रेड्डी की 47 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त, प्रवर्तन निदेशालय ने की कार्रवाई। सिडनी में बंधक संकट समाप्त, पुलिस कार्रवाई के बाद रिहाई, बंधक बनाने वाले का आपराधिक इतिहास। बर्फबारी और बारिश से गिरा पारा, लेह में पारा 0 से 9 डिग्री नीचे, शीतलहर में इजाफा, 45 ट्रेनें लेट। और 0 पर थोक महंगाई दर, 5.5 साल में सबसे निचला स्तर, रिजर्व बैंक पर बढ़ा ब्याज दरों में कटौती का दबाव। शुरुआत पहली खबर से। सरकार और विपक्ष में जारी गतिरोध की वजह से कई अहम बिल अधर में लटकने के आसार दिखने लगे हैं। सत्र पूरे होने में अब सिर्फ 6 दिन का वक्त बचा है, लेकिन राज्यसभा में सरकार को विपक्ष का भारी विरोध झेलना पड़ रहा है। जबरन धर्मांतरण के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने आज प्रधानमंत्री के से बयान की मांग करते हुए सदन की कार्रवाई नहीं चलने दी। जबरन धर्मांतरण पर रोक के लिए राज्यसभा में एकजुट विपक्ष ने प्रधानमंत्री की तरफ से आश्वासन की मांग की। विपक्ष ने धर्मांतरण शिविरों को देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर धब्बा करार दिया। विपक्षी सांसदों ने आगाह किया कि अगर ऐसी घटनाओं को नियंत्रित नहीं किया गया तो देश में हालात बेकाबू हो जाएंगे। हम ये चाहते हैं कि पूरा सदन प्रधानमंत्री की मौजूदगी में एक आवाज में देश को कहे कि भारत गणराज्य, भारत का प्रजातंत्र इसको स्वीकार नहीं करेगा और वो प्रधानमंत्री के रूप में इस पर कार्रवाई करेंगे। The situation in the country is leading to a civil war. For a meaningful discussion, which the opposition wants a discussion. We want the Prime Minister here. That's the difference. विपक्षी सांसदों ने बीजेपी के एक सांसद की आपत्तिजनक टिप्पणी का भी मुद्दा उठाया। शुरू करिए, उसी डिस्कशन होने के बाद भी चर्चा करना चाहते हैं आप। 2 माननीय दूसरे हाउस के सदस्य जाकर इस तरीके के भाषण दिए धर्म परिवर्तन के बारे में। लेकिन जो एमपी है सदन के, जो इलेक्टेड है उस पार्लियामेंट में, वो तो आपके हाथ में है। पार्टी के अनुशासन में रखना लोगों को, ये तो आपके हाथ में है। सदन के नेता अरुण जेटली ने विपक्ष पर सदन की कार्यवाही में अवरोध पैदा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। Is the opposition willing for a total ban on religious conversions or a ban on forcible religious conversions? Let them tell us the option. For either of the two options, the government is ready. सरकार और विपक्ष के बीच जारी गतिरोध की वजह से भोजन अवकाश से पहले सदन की कार्यवाही 3 बार स्थगित हुई। भोजन अवकाश के बाद भी गतिरोध जारी रहने पर सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी और आखिरकार दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल द हिंदू की पत्रकार स्मिता गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। एसोसिएट एडिटर हैं द हिंदू अखबार में और बहुत सालों से राजनीति कवर कर रही हैं, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को देखते रही हैं। स्मिता गुप्ता, ये बताइए कि फिलहाल जिस तरह के सेशन रहा है, विंटर सेशन, अभी हालांकि 6 दिन और बाकी हैं, लगातार डिस्ट्रप्शंस हमने देखे हैं। जो मुद्दा खासकर उठाया जा रहा है लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, दोनों में ही धर्मांतरण का जो मुद्दा है, आपको लगता है कि वाकई ज्यादा कुछ दबाव दे रहा है ऑपोजिशन इस मुद्दे पर? हालांकि अभी देखा था हमें अरुण जेटली साहब को इस पर काफी सफाई देते हुए। नहीं, ऐसा हुआ है कि यदि आप लोकसभा और राज्यसभा अलग से देखें, लोकसभा में सरकार के पास पूरा बहुमत है, राज्यसभा में सरकार माइनॉरिटी में है। तो आप देखेंगे कि अब पहले जो प्रीवियस जो सेशंस थे वहाँ तो सरकार अपना जो काम करना था उन्होंने निकाल लिया क्योंकि ये बहुमत था लोकसभा में। इस सेशन में भी पहला जो हफ्ता था उसमें काफ़ी हद तक वो कामयाब रहे सरकार। अब विपक्ष को भी लग रहा है कि यदि वो अपना विपक्ष का रोल नहीं निभाएंगे, रोल ना निभाए तो फिर तो वो बिल्कुल इरेलेवेंट हो जाएंगे। और इसी वक्त जो बीजेपी या आरएसएस, जो संघ परिवार के जो संगठन हैं, उनको भी लग रहा है कि अब भाजपा सरकार में आई है, उनके जो मुद्दे हैं वो राम मंदिर का हो, उस पे भी आज
लोग उठा रहे थे, धर्मांतरण का जो है, जो आगरा में हुआ, और जो साध्वी निरंजन ज्योति का भी जो बयान आया, साक्षी महाराज, ये सब जो उनके स्पेशल जो मुद्दे हैं उनको वो उठाना चाहते हैं। एक तरह से आप देखेंगे तो भाजपा को भी ये फायदेमंद है। उनको दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज एड्रेस करने हैं। एक तो है उनका हिंदुत्व कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी, और दूसरा जैसे आपने कहा जो एक इकोनॉमिक एजेंडा, जो मिडिल क्लास गुड गवर्नेंस वाली जो बात चलती है। लेकिन स्मिता, आप कह रही हैं कि फायदे का सौदा जरूर है, लेकिन इस सब के बीच जब कन्वर्जन पे इतनी बात हो रही है, धर्म जो है ऐसा लगता है कि भारतीय राजनीति में फिर से जो है केंद्र में आ गया है। इस सब के दौरान जो विकास की बात हो रही थी, क्या आपको लगता है कि पार्लियामेंट को अगर एक नजीर माना जाए, जो कि होना चाहिए एक लोकतंत्र में, तो उस लिहाज से आपको लगता है कि कहीं ना कहीं विकास जो है वो पटरी से उलटता हुआ नजर आ रहा है, और सीधे सीधे जो है चाहे वो अपोजिशन इसको बढ़ा रहा है आगे, आपने कहा कि उन्हें भी सूट करता है, उनके लिए भी सुविधाजनक है, कन्वीनियंट है बीजेपी के लिए और बीजेपी का संघ के लिए भी, तो क्या कहा जाए फिर विकास का जो वादा था उसका क्या होगा? नहीं, अब क्या हो गया है कि भाजपा ने पहले सोचा था कि दोनों को ऐसे कैलिब्रेट करेंगे कि इसको भी खुश उसको भी खुश, क्योंकि जैसे आपने कहा यदि ये हावी हो जाए, ये जो सांप्रदायिकता लेकर जो सब हर सवाल रिलीजियस कन्वर्जन्स या जो भी सवाल उठ रहे हैं, फिर उनका जो इकोनॉमिक एजेंडा जैसे इंश्योरेंस बिल आप ले लें, वो सब पटरी से उतर जाएगा। मैं खासकर ये इंश्योरेंस बिल की बात मैं उठाना चाहती हूँ। अब इंश्योरेंस बिल इस सरकार के लिए एक बहुत अहम बिल है, क्योंकि ये एक सिग्नल देगा यदि ये पास हो जाए कि ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे ये डटे हुए हैं। अब क्या हुआ है कि सिलेक्ट कमेटी का रिपोर्ट आया है। सिलेक्ट कमेटी के रिपोर्ट में जो कांग्रेस ने जो भी अमेंडमेंट्स चाहे थे सरकार ने मान लिया। तो अब कांग्रेस यदि सपोर्ट कर दे इसको राज्यसभा में तो ये बिल पास हो जाएगी। कल सरकार इंश्योरेंस बिल ला रही है राज्यसभा में। अब कांग्रेस पे दबाव है दूसरों ऑपोजिशन पार्टीज के, ठीक है आप उसको सपोर्ट दे रहे हैं मगर इस सत्र में आप सपोर्ट मत दीजिए, अब अगले सत्र में दीजिए, क्योंकि यदि इस सत्र में आप देंगे तो फिर जब ओबामा साहब यूएस प्रेसिडेंट आएंगे राष्ट्रपति रिपब्लिक डे पे, फिर वो कह सकेंगे, इस सरकार मोदी सरकार कह सकेगी कि हमने करके दिखाया है जो यूपीए नहीं कर पाया। नहीं तो उसके ये बताइए, इसके अलावा भी जैसे आपने कहा कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का सरकार का एजेंडा है, हम देख रहे हैं कि जो बिजनेस अखबार हैं उनकी बड़ी बड़ी हेडलाइंस आ रही हैं कि इंडस्ट्री खुश नहीं है, इंडिया इंक खुश नहीं है। आम आदमी भी जो है वो देखना चाहता है, अब 6 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर रहा है और शायद उसका भी पेशेंस जवाब दे रहा है। तो अगर पार्लियामेंट में जिस तरह की तस्वीर हमारे सामने नजर आ रही है और आप ये कह रही हैं कि अगर पार्टियां सही मुद्दों पर सपोर्ट देना भी चाहें विपक्षी पार्टियां, तो शायद उनकी राजनीति उन्हें मजबूर कर रही है। तो उस सब के बावजूद चाहे लैंड एक्विजिशन की हम बात करें, जीएसटी की बात करें, आपने अभी इंश्योरेंस बिल का जिक्र किया, कैसे मामला आगे बढ़ेगा? आपको लगता है कि ये सेशन ऐसे ही गुजरेगा? मुझे तो लगता है कि जैसे इंश्योरेंस बिल अब यदि वो ला पाए तो शायद पास हो सकता है, मगर फिर भी कांग्रेस में दो एक डिवीजन है। कई लोग कहते हैं कि भाई ये हमारी बिल थी तो हमें इसको पास करना चाहिए, मगर और भी कह रहे हैं कि भाई जल्दी क्या है। तो ये बातचीत तो चल रही है। तो ये भी लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ये कह सकती है भाजपा को, जो भाजपा कांग्रेस को कहती थी पहले कि इफ द हाउस इज इन ऑर्डर हम पास कर देंगे, और दूसरे जो विपक्ष के हैं वो हाउस को ऑर्डर में नहीं रहने देंगे। तो एक तो वो हो गया। अब कोल बिल जो है, जो उन्होंने ऑर्डिनेंस लाया था जो लोकसभा से पारित हो गया है, अब उसको राज्यसभा में लाना है। अब ये भी बात चल रही है कि कोल बिल और एक है जो पुराने लॉज हैं उनको रिपील करने का जो बिल, जो भी लोकसभा ने पास किया है, और एक तीसरा इकोनॉमिक बिल है। तीनों को राज्यसभा को पास करना है इसी सत्र में। अब लग रहा है कि तीनों को विपक्ष इंसिस्ट करेगा कि इन तीनों को सिलेक्ट कमेटी में भेज दो। तो यानी धीरे धीरे लोकसभा में तो जाहिर है पूरा मैंडेट है, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से राज्यों में सरकारें बन रही हैं बीजेपी की, बहुत कुछ दिन बाकी हैं सिर्फ, जबकि राज्यसभा में भी लोकसभा जैसी तस्वीर बन सकती है उस तरह की। उसके लिए 2016 तक उनको इंतजार करना पड़ेगा। जी हाँ। तो अब विपक्ष को भी मालूम है कि उनके पास भी उतना वक्त नहीं है। लेकिन आपको ये लग रहा है कि विपक्ष को भी जाहिर असर्ट करने के लिए चाहिए एक प्लेटफॉर्म, और पार्लियामेंट उसके लिए प्लेटफॉर्म है। आपको लग रहा है कि विंटर सेशन के बाद धीरे धीरे
विपक्ष जो है वो भी रास्ते पर आएगा। आपने कहा कि अभी तक ये हो रहा है कि हमारा बिल था, इंश्योरेंस बिल का हम जिक्र कर लें, कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है, तो धीरे धीरे अगले सेशन में आपको लगता है कि चीज़ें बदलने लगेंगी? बदलने नहीं, विपक्ष अब कितने दिनों तक ये विपक्ष यूनिटी रह पाएगी, मगर उनको मालूम है कि अब उनके लिए सिर्फ 2016 तक जब राज्यसभा का कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगा और भाजपा एनडीए सरकार को बहुमत वहां भी मिल जाएगी, फिर उसके बाद उनका उतना लीवरेज बहुत कम हो जाएगा। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया स्मिता गुप्ता हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल ये थी हमारी पहली खबर। और सरकार पर विरोध का दबाव तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी देखने को मिल रहा है। शारदा चिट फंड घोटाले में पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री की गिरफ्तारी के बाद से टीएमसी ने सरकार पर सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। हालांकि सरकार ने आरोपों से इनकार किया है। The CBI is being used for political vendetta. The CBI is being used for political vendetta, sir. Please understand. You give notice for that. Not given the notice. और ब्रेक के बाद जल्द वापस आएंगे। 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस डे के मौके पर स्कूलों में सुशासन दिवस मनाने के मुद्दे पर घिरी सरकार को आज सदन में सफाई देनी पड़ी। सरकार ने कहा है कि सुशासन दिवस मनाने के लिए स्कूलों को खुला रखने के निर्देश नहीं दिए गए हैं। सरकार ने अपनी सफाई में ये भी कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर स्कूलों में सिर्फ ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई है। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान सीपीएम सहित कुछ अन्य दलों ने ये मुद्दा उठाया। क्रिसमस के दिन ये कहा गया कि आज जो है वो क्या एक कंपटीशन लगा रहे हैं जहाँ पर गुड गवर्नेंस पे और पूरे स्कूलों को खुला रहने का आज जो है वो नोटिस आया। इस पर नेता सदन और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सफाई दी। उन्होंने बताया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से ऐसे कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं। The HRD minister just told me there is no instruction, no school is functioning on Christmas Day. There is only an online essay competition which is on. That's all. क्रिसमस के दिन नवोदय स्कूलों में छुट्टी रद्द करने का मामला लोकसभा में भी उठा। कांग्रेस सहित वामपंथी और AIADMK के सांसदों ने ये मुद्दा उठाया। उनका आरोप था कि सरकार ने क्रिसमस के दिन स्कूलों को खुला रखना जरूरी बनाकर अल्पसंख्यक समुदायों की भावना आहत की है। Asking them to present on that auspicious day in schools for participating programs like essay competition, you are really hurting the sentiments of the minorities. इस मामले पर अवरोध की वजह से सदन की कार्यवाही स्थगित भी करनी पड़ी। हालांकि सरकार की ओर से ये सफाई दी गई कि ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है। CBSE, नवोदया, केंद्रीय विद्यालय, there is no circular to say that you must run the schools on the day of Christmas, Holy Christmas on 25th. There is no such instruction, number one. 25th of December is Christmas and will be celebrated as such in our schools, and the schools will be shut on that day, will not operate. It is a holiday. And the essay competition is online, voluntarily available to all students who seek to participate. दरअसल 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री बीजेपी नेता अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है। इस दिन को केंद्र सरकार ने गुड गवर्नेंस डे के तौर पर मनाने का फैसला किया है। इस सिलसिले में एक सर्कुलर जारी कर नवोदय विद्यालयों को गुड गवर्नेंस डे मनाने के लिए कहा गया है। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। और केंद्र सरकार ने ये माना है कि आईएस के लिए ट्विटर अकाउंट चलाने के आरोपी मेहंदी मसरूर विश्वास का कसूर ऑनलाइन प्रचार सामग्री को पोस्ट करने का है, लेकिन अभी तक इस बात के सबूत नहीं मिले हैं कि उसने आईएस के लिए नौजवानों की भर्ती की या नहीं। संसद में एक बयान के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी बताया कि ट्विटर पर मेहंदी को फॉलो करने वाले 60% गैर मुस्लिम लोग हैं। लगभग 24 वर्षीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि जांच में ये पता नहीं चला है कि मेहंदी मसरूर आईएस के लिए नौजवानों को भर्ती करने की कोशिश कर रहा था। लोकसभा में राजनाथ सिंह ने बताया कि ये युवक आईएस की प्रचार सामग्री को अरबी से अंग्रेजी में अनुवाद करके अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट करता था। मेहंदी विश्वास से की गई पूछताछ से यह पता चला है कि उसकी गतिविधियां आईएस समर्थक सामग्री को अपने ट्विटर अकाउंट और सोशल मीडिया साइटों पर पोस्ट तथा रीपोस्ट करने तक सीमित थीं।
गृह मंत्री ने बताया कि मेहंदी को ऑनलाइन फॉलो करने वालों में अधिकतर पश्चिमी देशों में हैं। पूरे प्रकरण की पूछताछ के दौरान मेहंदी ने यह खुलासा किया कि उसके ट्विटर अकाउंट को देखने वाले 60% से अधिक लोग पश्चिमी देशों के गैर मुस्लिम लोग थे और उसके अधिकांश मुस्लिम फॉलोअर्स पश्चिमी देशों, विशेष रूप से यूनाइटेड किंगडम के थे। बेंगलुरु पुलिस ने कहा है कि ट्विटर से इस शमी विटनेस नाम के अकाउंट के बारे में और ज्यादा जानकारी मांगी गई है। इंग्लैंड के चैनल 4 में प्रसारण के बाद शनिवार को बेंगलुरु से मेहंदी मसरूर की गिरफ्तारी हुई थी और फिलहाल वो 5 दिनों की पुलिस हिरासत में है। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। प्रवर्तन निदेशालय ने वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख जगन रेड्डी की 47 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति कुर्क कर दी है। हवाला से जुड़े आरोपों के सिलसिले में ये कार्रवाई की गई। ये संपत्तियां इंदिरा टेलीविजन, जननी इंफ्रास्ट्रक्चर और जगती पब्लिकेशंस जुड़ी हैं। इस मामले में सीबीआई ने पिछले साल चार्जशीट दायर की थी। इसके बाद ईडी ने ये कार्रवाई की। संपत्ति कुर्की के बाद इन्हें न तो बेचा जा सकेगा और न ही इन्हें लीज पर दिया जा सकेगा। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में पिछले कई घंटों से जो बंधक संकट चल रहा था वो खत्म हो चुका है। फिलहाल ज़्यादातर लोग कैफ़े से बाहर हाथ ऊपर खड़े करते हुए अपनी जान बचाते हुए बाहर निकल आए हैं। एक आतंकवादी बताया जा रहा है वहाँ पर है और अभी तक उसकी पहचान नहीं की गई है, लेकिन ये ज़रूर बताया गया है कि उसका पहले से ही आपराधिक इतिहास रहा है। फिलहाल पूरी दुनिया की जिस पर नज़र थी, बंधक संकट पर पूरी इंटरनेशनल मीडिया की जिस पर निगाहें थी, वो फिलहाल ख़त्म हो गया है। इसी याद दहानी के साथ साथ कि फ़िलहाल आतंक का सफाया दुनिया से कितना ज़रूरी है। और इस बीच ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई भारतीय क्रिकेट टीम की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यही नहीं, भारत में भी दिल्ली समेत कई और शहरों की सुरक्षा बेहतर कर दी गई है। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। खाने पीने की चीज़ें और ईंधन सस्ते होने से नवंबर में थोक महंगाई दर 0 पर पहुंच गई है। पिछले 5.5 साल में थोक महंगाई का ये सबसे निचला स्तर है। माना जा रहा है कि अब रिजर्व बैंक पर ब्याज दरें घटाने का दबाव और बढ़ जाएगा। थोक महंगाई दर में लगातार छठे महीने कमी दर्ज की गई है। नवंबर में थोक महंगाई दर गिरकर 0 पर पहुंच गई, जबकि पिछले साल नवंबर में ये दर 7.52% थी। अक्टूबर में थोक महंगाई दर 1.77% थी। आंकड़ों के मुताबिक खाद्य महंगाई गिरकर 3 साल के निचले स्तर 0.63% पर पहुंच गई। इसमें मई से कमी आ रही है। नवंबर में ईंधन कीमतों में सालाना आधार पर 4.91% गिरावट रही। लोगों के सिस्टम में ये सब जो निर्णय होते हैं इंटरेस्ट रेट्स वगैरह के, वो निर्णय आरबीआई लेती है, तो आरबीआई लेगी उन निर्णयों को, है ना। हम लोग अपनी तरफ पे जो कर सकते हैं सरकार के माध्यम से, हम लोग फिस्कल पॉलिसी पे ध्यान दे सकते हैं, हम लोग निवेश पे ध्यान दे सकते हैं, हम लोग अपनी तरफ से जहां इन्फ्लेशन मैनेजमेंट का जो भी कुछ हम लोग कर सकते हैं वो हम लोग कर रहे हैं। नवंबर में खुदरा महंगाई दर भी गिरकर 4.38% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। महंगाई कम होने से रिजर्व बैंक पर ब्याज दरों में कटौती का दबाव है, लेकिन जानकारों के मुताबिक अगले कुछ महीनों में महंगाई फिर बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पेट्रोल और डीजल की कीमत में आज 2 रुपए प्रति लीटर की कमी की गई है। नई दरें आज आधी रात से लागू होंगी। दिल्ली में अब पेट्रोल 61 रुपए 33 पैसे, कोलकाता में 68 रुपए 65 पैसे, मुंबई में 68 रुपए 86 पैसे, चेन्नई में 63 रुपए 94 पैसे में मिलेगा। वहीं दिल्ली में 1 लीटर डीजल 50 रुपए 51 पैसे, कोलकाता में 55 रुपए, मुंबई में 57 रुपए 91 पैसे और चेन्नई में 53 रुपए 78 पैसे का मिलेगा। कच्चे तेल के पिछले दिनों पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई थी और इसके बाद विपक्ष ने कीमतों में और कमी करने की मांग की थी। मौसम में आए अचानक बदलाव पर हमारी संवाददाता स्मृति रस्तोगी ने मौसम विभाग के निदेशक बीपी यादव से बातचीत की है। क्या रीज़न है जो एकदम से मौसम में बदलाव जो आया है, जो एकदम से एक चिल देखी है, एक ठंडक जो बढ़ी है, बारिश हुई है, क्या रीज़न है उसका? देखिए, पिछले नवंबर और दिसंबर में कोई भी ऐसा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आया था जिससे कि उत्तर पश्चिम भारत में मैदानों में बारिश हो जाए या पहाड़ों में कोई ज़्यादा बर्फ़ पड़े। ये पहला एक पश्चिमी विक्षोभ था जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग था
और ये इसकी लोकेशन थोड़ी साउथ की तरफ थी, तो इससे मैदानों में भी बारिश हुई है और पहाड़ों में बर्फबारी पड़ी है। साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से नमी वाली हवाएं ऊपर की तरफ आई हैं और जो कोल्ड और वार्म एयर मास, एक तरह से जो ठंडी और गर्म हवा का दोनों का जो मिलाप हुआ है, उसकी वजह से ये थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हुई है। तो सर किस तरीके का मौसम हम आगे एक्सपेक्ट करेंगे कि कैसा क्या मौसम का किस तरीके का रुख रहेगा? जो खासकर सर्दी का सीजन के दौरान ज़्यादातर मौसम जो प्रभावित होता है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आने या जाने से ही होता है। करंटली जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है आज ही जम्मू कश्मीर के ऊपर है और ये हम देख रहे हैं कि कल सुबह तक ये हमारे क्षेत्र से निकल जाएगा, पूर्व तरफ बढ़ जाएगा, ईस्टर्ली डायरेक्शन में चला जाएगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले कुछ दिनों में बारिश नहीं होगी, लेकिन सुबह और रात का पारा गिरेगा, जिससे कोहरे की संभावना बढ़ जाएगी। फिलहाल मौसम जिस तरह से बदला है उस पर बता रही थी स्मृति और बातचीत कर रही थी एक्सपर्ट के साथ कि किस तरह से आने वाले दिनों में किस तरह का मौसम का सामना आपको करना पड़ सकता है और क्यों ये मौसम अचानक ऐसे बदल गया है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। ऊंचाई वाले कई इलाकों का संपर्क भी कट गया है। सड़कों पर जमी बर्फ हटाने के लिए मशीनें लगाई गई हैं और बर्फबारी से पानी की आपूर्ति पर भी असर पड़ा है। आज बहुत हैवी बर्फ हुई, जो इससे पानी पाइपें जाम हो गई है, पानी आज आया नहीं है और फिसलन बहुत हो गई है, यानी कि कहीं हर मोड़ पे कोई गिर रहा है, चोट लग रही है, यही डर रहता है। बच्चों के साथ आने में दिक्कतें रह रही है। ठंड बढ़ गई है जी बहुत ज़्यादा। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में शीतलहर चल रही है। बारिश ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सोमवार को भी भारी बारिश हुई, लेकिन दिल्ली में दिन साफ होने की वजह से ठंड से कुछ राहत मिली। 2 दिन से बरसात हो रही है और हमारा गरीबों का जो ये अग्नि है इससे ही बच रही है। यहाँ पर जो बचने के लिए क्या करते हो? बचने के लिए जो बस ये आग बढ़ाते हैं, ये अग्नि लकड़ी बढ़ा के और बच्चे इनको बैठा लेते हैं। कोहरे से रेल और सड़क सेवाओं पर असर पड़ा है। रेलवे के मुताबिक कोहरे के कारण 48 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत दीजिए, लेकिन चलते चलते एक नजर कुछ और बड़ी खबरों पर डालते हैं। नमस्कार। रसोई गैस पर सब्सिडी के लिए आधार जरूरी नहीं है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि रसोई गैस पर नगद सब्सिडी के लिए बैंक खाता देने का विकल्प भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि इससे कोई भी उपभोक्ता सब्सिडी से वंचित नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने नए सीबीआई निदेशक अनिल सिन्हा को 2G की जांच की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने ये आदेश जांच एजेंसी के आवेदन पर दिया। कोर्ट ने 20 नवंबर को सीबीआई के पूर्व प्रमुख रंजीत सिन्हा को इस मामले की जांच से अलग कर दिया था। नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को समन करने पर रोक बढ़ा दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि समन पर दायर याचिका के निपटारे तक ये रोक रहेगी। ट्रायल कोर्ट के समन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दी गई है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में आज बम विस्फोट में 2 मजदूरों की मौत हो गई और 5 जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि विस्फोट महात्मा गांधी एवेन्यू के पास हुआ। इसरो ने आज GSLV Mach 3 के प्रक्षेपण का रिहर्सल किया। इसका प्रक्षेपण 18 दिसंबर को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से होना है। इसके लिए उल्टी गिनती 17 दिसंबर को सुबह 8:30 बजे से शुरू होगी। निर्यात में नवंबर में 7.27% की बढ़ोतरी हुई। देश से कुल निर्यात 25.96 अरब डॉलर रहा। उधर डॉलर के मुकाबले रुपया 65 पैसे कमजोर हो गया। 11 महीने में रुपये का ये सबसे निचला स्तर है। जापान के संसदीय चुनाव में दोबारा जीत हासिल करने वाले शिंजो आबे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि आबे की अगुवाई में जापान विकास के नए आयाम हासिल करेगा। आजाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि आज पूरे देश में मनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी।